चलिए, आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आज हम लोग जानेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया ने 1947 के बाद क्या क्या अचीव किया है, कहां आज हम लोग खड़े हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख करके तब हम लोग आज के इस डिस्कशन को पूरा करेंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं। भारत हमेशा से ही अपने आप में एक रिच हेरिटेज, मतलब रिच साइंटिफिक हेरिटेज रहा है। अगर हम बात करें हमारी परंपरा की, जो प्राचीन समय से चलती आ रही है, एंशिएंट समय से, वो बहुत पुरानी रही है। मतलब हम हमेशा से साइंस के मामले में अपने आप में अग्रणी लोगों में से एक रहे हैं। प्राचीन वैज्ञानिकों का ज्ञान जो है वो आज मॉडर्न साइंस के जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके डेवलपमेंट की या उनके विकास की नींव रखने में काम आया। भारत ने अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में अपने महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट की या अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत ने जो अंतरिक्ष जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना एक रिमार्केबल प्रोग्रेस करके दिखाई है। साथ ही साथ चाहे वो मंगलयान मिशन हो, चंद्रयान मिशन हो, इन मिशंस के थ्रू भारत ने अपनी वो ताकत दिखाई है जिसकी वजह से आज पूरे विश्व में भारत का डंका बोलता है। इसके साथ साथ आगे बात अगर करें तो हम लोग रक्षा प्रौद्योगिकी में भी एक एडवांस जो है अचीवर्स में से एक रहे हैं। चाहे वो अग्नि मिसाइल श्रृंखला हो, आकाश मिसाइल हो, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हम लोगों ने देखा था, जो सुदर्शन चक्र बड़ा नाम था। तो इस तरह की अचीवमेंट्स हो, चाहे वो कोविड के समय कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन का विकास करना हो, यह भारत की अहम भूमिका रही है। क्योंकि एक प्रोजेक्ट चलाया था हम लोगों ने, प्रोजेक्ट मैत्री। एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हम पूरे विश्व के जितने भी इस तरह के कंट्री थे, चाहे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हों या कुछ ऐसे हों जिनके पास वैक्सीन बनाने की कैपेबिलिटी नहीं थी, उन सबको 100 से ज्यादा देशों को भारत ने वैक्सीन प्रोवाइड कराया था। फिर चाहे सूचना प्रौद्योगिकी की बात हो, यानी इंडिया हैज डेवलप्ड ग्लोबली सिग्निफिकेंट आईटी इंडस्ट्री। चाहे वो आईटीज कंपनी की बात करें, चाहे वो डिजिटल सेवाओं की, तकनीकी नवाचार की, हर एक क्षेत्र में इंडिया ने अपना योगदान दिया है। भारत की अगर सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो यह मान करके चलिए कि भारत आज वैश्विक केंद्रों में से एक माना जाता है। इसके साथ साथ जो हमारी डिजिटल प्रौद्योगिकी रही है, टेक्नोलॉजी रही है, चाहे वो आधार हो, जैसे साथ ही साथ जेम ट्रिनिटी करके एक वो आई थी कि जिसके अंदर 3 चीजें थी, जन धन आधार, उन सबको जोड़ा गया हो। चाहे वो यूपीआई, आज पूरे वर्ल्ड में जो फेमस है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, चाहे इसकी बात करें, यानी हर एक वो उपलब्धि जो कहीं ना कहीं भारत को उस स्तर पर लेकर के जाती है। तो आज ये मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, लेकिन एक इंफॉर्मेशन ये भी है आप लोगों के लिए। आज हम लोग ये वीक, इंडिपेंडेंस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको हर दिन कोई ना कोई टीचर या मैं भी आप लोग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने अचीवमेंट से लेकर के आता हूं। अब आपके लिए इसी वीक में स्टडी IQ बीपीएससी लेकर आया है सेल, वो भी फ्रीडम सेल के नाम से, जहां आपको 79% तक का ऑफ मिल रहा है, और वो भी 79% तक का ऑफ डबल वैलिडिटी के साथ। 15 अगस्त को यह सेल एंड हो रही है, याद रखिएगा। इसके अंदर 73rd RM बैच हो, अभ्युदय बैच हो, यह बैच इंग्लिश मीडियम के लिए है, अभ्युदय बैच हो, यह हिंदी मीडियम के लिए, प्योर हिंदी मीडियम का बैच है ये, और चाहे आलेखन बैच हो। आलेखन बैच की अगर बात करें तो इसमें मेंस आंसर राइटिंग हम लोग सिखाते हैं, किस तरह से मेंस लिखना है, किस तरह से आपको आगे काम करना है। इसके साथ साथ 72nd, अगर कोई बच्चा ये कहता हो कि सर मेरे को अभी 72nd का एग्जाम देना है, तो उसके लिए क्या मेरे पास टाइम होगा? हाँ, आपके पास टाइम होगा और हमारे पास उसका बैच भी होगा। 72nd का प्रीलिम्स बैच हो बच्चा, सारथी 2.0 हो, निर्णायक 2.0। यहां आप लोग हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं 9289996924 पर।
आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि सर हमें आपकी मेंटरशिप में आना है, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं, ASL लाइव कोड आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी टीम का नंबर है और यहां पर ASL लाइव आप हमारी कोड को यूज करके, अगर देखो कोड यूज करने का ये होता है कि आप डायरेक्ट हमारी मेंटरशिप में आ जाते हैं, मतलब डायरेक्ट हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारी मेंटर्स की टीम है उनके साथ, और साथ ही साथ हम टीचर से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विज्ञान में भारत की जो उपलब्धियां रही हैं उनका क्या क्या बैकग्राउंड रहा है। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि इंडिया हमेशा से रिच साइंटिफिक हेरिटेज के रूप में इंडिया ने काम किया है, मतलब आज से नहीं, हम हमेशा से ही रिच हेरिटेज साइट में रहे। यानी चाहे वो बात करें ऋषि मुनियों की, जब से हमारा प्यारा भारत देश के जो अचीवमेंट्स हैं हमारे सामने आने लगे, यानी भारत की वैज्ञानिक खोज जो है वो हमेशा से समृद्ध रही है, हमेशा से उस परंपरा को देखते हुए हम लोग आए हैं। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने विभिन्न विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। इसके साथ साथ बात करें, इस प्राचीन ज्ञान ने आधुनिक वैज्ञानिक विकास की भी नींव तैयार की है। चाहे वो गणित की जो है गणित के क्षेत्र में अपने योगदान की बात हो, चाहे मैं अगर आपके सामने बात करूं, यहां पर आपके सामने बात करूं मैं यहां पर जो कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स के अंदर, एंशिएंट इंडिया स्कॉलर मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स, बहुत ज्यादा रहा है, जिसमें से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जीरो का। इससे पहले कुछ लोग कहते हैं कि जीरो इससे पहले नहीं था, बोला जाता था, लेकिन जीरो का सिग्निफिकेंस, उसका इंपॉर्टेंस कोई नहीं समझता था। इसके साथ साथ बात करें, इंडिया मैथमेटिकल नॉलेज हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस टू डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। आज जो आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, उस मैथमेटिक्स में इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके साथ साथ हमारा कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी बहुत रहा है। एंशिएंट प्राचीन खगोल भारत में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भारत ने करके दिखाई है। फिर चाहे वो बात करें, चाहे यहां पर जो है भारतीय वैज्ञानिकों ने या विद्वानों ने खगोलीय गणनाओं के आधार पर जो पंचांग आप लोग देखते हो ना, वो पंचांग इंडिया ने जन्म दिया है उसको। उनके कार्यों ने खगोलीय गतियों और समय की गणना को समझने में भी सहायता दी है बच्चा। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि यहां हम अगर चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो भी भारत का बहुत बड़ा नाम रहा है। इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशनल ऑफ मेडिकल नॉलेज। भारत में जो चिकित्सा का ज्ञान है वो एक लंबी परंपरा रही है। आयुर्वेदा ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इंडिया का, जो ये दिखाता है कि एंशिएंट इंडिया ने या एंशिएंट टाइम में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। आयुर्वेद स्वास्थ्य, उपचार, कल्याण के लिए भारत की एक पारंपरिक वैज्ञानिक सोच को दर्शाने का काम करता है। इसके साथ साथ बात करें, आज मॉडर्न जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं हमारी प्राचीन वैज्ञानिक विरासत के आधार पर ही आज है। चाहे हम बात करें भारत की जो विज्ञान संस्था है IISc की बात करें, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IITs की बात करें, भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की बात करें, इसरो की बात करें, DRDO की बात करें, ऐसे अनेकों हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं। वैज्ञानिक जो संस्थान है उनकी भूमिका अलग अलग, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे इनोवेशन हो जिसको नवाचार हम लोग कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट हो, और साथ ही साथ साइंटिफिक हमारे सामने मैन पावर हो। ये इन संस्थानों ने इन फील्ड के अंदर इन चीजों में बढ़ावा दिया है। और अगर बात करें, कहीं ना कहीं इंडिया अपने आप में एक ग्लोबल साइंटिफिक प्लेयर के रूप में बनकर के उभरा है, यानी वर्तमान समय में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास में प्रमुख आधार भारत बन गया है। भारत वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा है। भारत ने विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकों के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है। आइए एक एक करके बात करते हैं। हम उन एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज को जानते हैं, उनका इंट्रोडक्शन करते हैं जिसमें भारत ने उपलब्धि हासिल की है।
जैसे कि सबसे पहले हम बात करें कि इंडिया की एक रिमार्केबल जर्नी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है, एंशियंट से ही हम लोग अपनी उस जर्नी के बारे में चलते हुए आए हैं। यानी हमारे पास मील के पत्थरों से भरी हुई है हमारी ये उपलब्धियां। इन उपलब्धियों ने भारत को वैश्विक नवाचार के साथ साथ अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान दिखाया है। यहां अगर बात करें, चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी की बात हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो इमर्ज टेक्नोलॉजी की बात हो जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, ठीक है, इन सब की भी बात हो, तो अनेकों उपलब्धियां हमारे पास रही हैं। साथ ही साथ सिर्फ उपलब्धियां नहीं है, अगर हम 100 साल का जो विजन है हमारा 2047 का, उसके अंदर भारत की आज कल्पना करते हैं और देखते हैं जिस तरीके से हम लोग आज प्रगति के रास्ते पर हैं, तो हम एक बहुत बड़ा बदलाव 2047 में देखेंगे। इंडिया में जिस तरीके से स्टार्टअप चल रहे हैं, स्टार्टअप के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है देश है, जहां भारत ने लगभग 1.25 लाख 1,25,000 से अधिक भारत में स्टार्टअप हैं। भारत में 110 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। यह भारत की बढ़ती हुई उद्यमिता, नवाचार, तकनीकी विकास को दर्शाने का काम करता है। जो इंडिया का ग्रोइंग कल्चर है उसको दिखाने का यह काम करता है। इसके साथ साथ अगर यहां बात करें तो इंडिया एक ग्लोबल आईटी हब बनता जा रहा है और ऑब्वियसली जैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आने के लिए इंटरेस्टेड है और आ भी रही हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो गूगल के बड़े बड़े जो है ऑफिसेस हो, इंडिया में ऑलरेडी है। भारत ने आईटी और सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में एक मजबूत क्षमताओं मजबूत क्षमताएं अपने अंदर विकसित की हैं। भारतीय तकनीकी कंपनियों ने या उनके पेशेवर वैश्विक डिजिटल क्रांति के महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया है और भारत को एक वैश्विक आईटी के रूप में, आईटी हब के रूप में एक अपनी पहचान मिली है। वहीं अगर बात करें, रोल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सोसाइटी के अंदर भी रहा है, क्योंकि सोसाइटी, जब कोई देश बढ़ता है तो समझ लीजिएगा उस देश की सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट है। भारत का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जनजीवन, जो आम जीवन है, उन जो पीपल्स की लाइफ है, पीपल्स की सोशल डेवलपमेंट है, उसको भी इंप्रूव किया जा रहा है। चाहे वो फिर इंप्रूविंग हो क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रमोटिंग इनोवेशंस, सॉल्विंग सोशल चैलेंजेस, सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्ट्रेंथनिंग नेशनल कैपेबिलिटीज, यानी राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करना। भारत आज प्राउड से, आप लोग कहते हैं, हम प्राउड से कहते हैं कि वी आर इंडियंस, क्योंकि जब आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं या सुनते हैं तो वहां एक चीज ये होती है कि भाई हमें हमारी नजरों से देखा जाता है, हमें एक रिस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता है। इसके साथ साथ यहां बात करें बच्चा, इंडिया ने कमिटमेंट किया है इनोवेशंस को लेकर के, यानी नवाचार में भारत की प्रतिबद्धता रही है। यानी भारत की उपलब्धियां वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी और विकास के साथ साथ नवाचार के प्रति भी प्रतिबद्धता को दर्शाने का काम करती हैं। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग समाज के कल्याण के साथ साथ विकास के लिए करने पर भी जोर देने का काम किया है। अब अगर बात करें भारत की जो कुछ ऐसी प्रमुख उपलब्धियां हैं मेजर एरियाज के अंदर, कहां कहां हम लोगों ने काम किया है, तो उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और चिकित्सा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और साथ ही साथ कृषि प्रौद्योगिकी। ये भारत के अचीवमेंट्स अलग अलग एरियाज में रहे हैं। अब बात करेंगे जो अचीवमेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं, उन अचीवमेंट्स के बारे में एक एक करके थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। बात सबसे पहले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की करते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में मैं बात कर रहा हूं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला इंडिजिनस यानी स्वायत्त रूप से तैयार किया गया एक उपग्रह था, जिसको छोड़ा था रशिया की हेल्प से, लेकिन भारत का, ये कई बार आप मूवीज में या कई बार आप किसी पिक्चर में देखते हैं कि बैलगाड़ी पर ये इस उपग्रह को लेकर के गए थे। ये हालत थी हमारी। आप सोचिए जरा कि हम 1975 की बात कर रहे हैं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। बैलगाड़ी पर लेकर के गए थे
इसरो के पास कोई संसाधन नहीं थे इतने ज्यादा कि इसरो जो है वो इसको किसी ट्रक के अंदर या इस तरह के चीजों में ले जा करके, क्योंकि उस समय कोस्ट कटिंग यानी पैसा नहीं था, तो जितनी कोस्ट कटिंग हो सकती थी वो करना था। लेकिन ये उपलब्धि देखिए, ये हालांकि जो सपना रहा है, ये सपना रहा था हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई का, लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि उनका सपना उनके आंखों के सामने पूरा नहीं हुआ, लेकिन भारत ने उस सपने को पूरा किया। आर्यभट्ट को हम लोगों ने 19 अप्रैल 1975 को बीकानेर करके जगह पड़ती है, कजाकिस्तान आजकल जहां है, वहां से हम लोगों ने लॉन्च किया यूएसएसआर की हेल्प से। केवल इसको 6 महीने के लिए लॉन्च किया था, लेकिन ये 6 साल चल गया। अब आप सोच सकते हैं कि जब आप कोई उपलब्धि लेकर के आते हैं, और वो उपलब्धि ये आर्यभट्टा इनके नाम पर था, ये आप कोई उपलब्धि लेकर के आते हैं और अगर थोड़ी आपकी एक्सपेक्टेशन है लेकिन वो उपलब्धि चल बहुत ज्यादा जाती है, तो हर इंसान जो है उसके बारे में अच्छा सोचने लग जाता है। तो यहां जो आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को, ये आर्यभट्ट इंडिया का पहला सैटेलाइट था। इसको लॉन्च किया गया था। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण गति इसके साथ मिली जब इसको लॉन्च किया गया था। इसने उपग्रह तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित भी किया, यानी स्पेस रिसर्च के अंदर इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया इंडियाज ग्रोइंग कैपेबिलिटीज में। साथ ही साथ चंद्रयान 1, इसके बाद जो बड़े अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। दिन था 22 अक्टूबर का और समय था 2008 का। भारत का पहला लूनार मिशन था ये, इंडियाज फर्स्ट लूनार मिशन। इसने भारत को मतलब चंद्रमा पर पहुंचने वाले कुछ चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया। यह एक ऑर्बिटर मिशन था, चंद्रमा के चारों तरफ घूमने वाला मिशन था। इस मिशन के आधार पर ही भारत ने जल के अणु या जल में बर्फ या बर्फ की उपस्थिति के बारे में महत्वपूर्ण प्रमाण दिए थे। इसी ने एस्टेब्लिश किया इंडियाज कैपेबिलिटीज इन लूनार एक्सप्लोरेशन। ये हमारे सामने आई कि भाई हां, हम जो है यहां तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ फिर 5 नवंबर 2013 का दिन आया जब भारत ने पहली बार बहुत कम पैसों में मंगल पर हम लोग पहुंचे। इस मिशन का नाम था मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान। इसी को मोम कहा जाता है, यही मंगलयान था। भारत ने अपने, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह थी कि भारत का पहला ही प्रयास था जब हम लोग मंगल की कक्षाओं तक पहुंच गए। भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहले प्रयास में पहला देश था और एशिया में पहला वो देश था जो मंगल की कक्षा में पहुंचा था। इस मिशन में भारत की कम लागत में एक डीप स्पेस मिशन संचालित करने की क्षमता को प्रदर्शित किया और यह पूरे विश्व में यह दिखाया कि वी कैन डू इट, और यह बात हुई भी है। इसके साथ साथ बात करें, एक कुछ ही देश हैं दुनिया के जिनके पास RLV-TD नहीं है। RLV-TD क्या है सर? RLV-TD है बच्चा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, मतलब किसी भी व्हीकल को, रॉकेट को दोबारा से यूज करने की टेक्नोलॉजी चुनिंदा देशों के पास है। आज भारत के पास भी कैपेबिलिटी है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड was successfully flight tested. It is a part of India's effort to develop reusable transportation technology. यह भारत, इसका उद्देश्य पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक विकसित करना है। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण तकनीक भविष्य में अंतरिक्ष प्रक्षेपण की लागत कम करने में मदद कर सकती है। इसके बाद अगर बात करें चंद्रयान 3 की, जो इंडिया के लिए एक बड़ा बेहतरीन मिशन रहा है। भारत ने मून के साउथ पोल पर पहली बार हम लोगों ने लैंडिंग की। सॉफ्ट लैंडिंग क्यों की? क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि जहां एटमॉस्फेयर होता है वहां हार्ड लैंडिंग आप कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग वहां एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर आप हार्ड लैंडिंग करेंगे तो नीचे तुरंत गिर जाएंगे, जो जैसा कि हमारे साथ चंद्रयान 2 में हुआ था। मतलब असफलताएं होने के बाद सफलता मिलती है और सफलता का मजा भी बहुत आता है। भारत ने विक्रम लैंडर की जो सॉफ्ट लैंडिंग, सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराई। प्रज्ञान रोवर
को चंद्रमा की सतह पर संचालित किया। भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर क्षेत्र पर निकट सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना। इस मिशन ने भारत की सॉफ्ट लैंडिंग और चंद्र अन्वेषण क्षमता को प्रदर्शित किया। इसके साथ साथ अगर बात करें 2 सितंबर 2023 का वो न्यूज, हम लोग सोलर मिशन करने में भी अपने आप में आगे रहे। हम लोगों ने पहला सोलर मिशन किया, इंडिया का पहला डेडिकेटेड सोलर मिशन, जहां सन की पर्टिकुलर जो सोलर एटमॉस्फेयर है, सन का जो कोरोना है, उसकी स्टडी के लिए इसको छोड़ा गया। इससे जो सोलर एक्टिविटीज है और अंतरिक्ष मौसम को समझने में सहायता मिलती है। वहीं बात करें इसको जो है वो सूरज के निरंतर अध्ययन के लिए L1 पॉइंट के बीच रखा गया। लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं? 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं मून और सन के बीच में, सॉरी अर्थ और सन के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है सर? जहां पर दोनों का ग्रेविटेशन 0 हो जाता है, ऐसे पॉइंट। तो उनमें से जो एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, उस पर इसको लॉन्च किया गया है। वो कोई एक पॉइंट नहीं होता, एक बड़ा एरिया होता है, उस एरिया के अंदर ये घूम रहा है। इसके साथ साथ जो हम सब का एक ऐसा सपना है जिसको बहुत जल्दी आप पूरा होते हुए भी देखेंगे कि भारत ने अपना जो गगनयान मिशन है, यानी पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन प्रोग्राम, इसको भी भारत ने अभी जो है प्रस्तावित कर दिया है। इसका उद्देश्य होगा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजना। इसमें मानव रेटेड प्रक्षेपण यान, क्रू मॉड्यूल और जीवन समर्थन प्रणालियों का विकास इसमें शामिल है, क्योंकि वो साइंटिस्ट जाएंगे भी, वो साइंटिस्ट आएंगे भी। अभी कोई फिक्स नहीं है, बाकी 2 से 3, 4, 5, 6 दिन तक इनमें से रखा जाएगा। स्पेस में वो घूमेंगे, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और फिर वापस आएंगे। इससे पहले इसके 2 मिशन होंगे जिनमें रोबोट जाएगा पहले, फिर ह्यूमन जाएगा। इसके साथ अगर बात करें, हमारा जो एक आंख जो ऊपर घूम रही है वो है नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन। नाविक जिसका नाम है, यह भारत का स्वदेशी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। यह भारत और आसपास के क्षेत्र में स्थिति निर्धारण करने वाली नेविगेशन सेवाएं प्रदान करती है। यह भारत की रणनीतिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूती देती है। इसके बाद निसार, जिस प्रोजेक्ट को यह कहा गया है कि इंडिया और नासा ने मिलकर के जिसको लॉन्च किया और यह दिखा दिया कि भारत वैश्विक पटल पर आज उन अग्रणीय देशों में से है जिनके पास वैज्ञानिक तकनीकी है। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन, नासा और इसरो की संयुक्त परियोजना है। इसमें उन्नत रडार का उपयोग करके पृथ्वी का अवलोकन किया गया है। अवलोकन किया जाता है मतलब ये चेक किया जाता है कहीं ना कहीं कि भाई क्या इकोसिस्टम है, वहां आइस कितना है, वाटर कितना है, नेचुरल हजार्ड क्या है, कोई मतलब प्राकृतिक आपदा, इन सब से संबंधित डाटा लिया जाता है इस निसार से। फिर वही बात करें पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे हमारे पास वर्क हॉर्स इंडिया जो पावर है हमारे पास, एक ऐसी पावर जो पीएसएलवी के बारे में तो यह कहा जाता है कि जो पोलर सैटेलाइट है पूरे विश्व में जितने भी, उनमें से सबसे बेहतरीन सक्सेस रेट सबसे ज्यादा अगर किसी का है तो भारत के पीएसएलवी का है। यानी पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसको मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों या सूर्य समकालिक कक्षाओं में स्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी अपनी खुद की रिलायबिलिटी है, खुद की जो है वर्सेटाइलिटी है, मतलब खुद की बहुउपयोगिता है। उसके साथ साथ अगर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करें, मुख्य रूप से भारी उपग्रहों को इसी से छोड़ा जाता है। हल्के सैटेलाइट्स को पीएसएलवी लेकर के जा सकता है, लेकिन हैवी इसलिए जीएसएलवी MK3 को बाहुबली भी कहा जाता है। इसमें उन्नत प्रणोदन तकनीक है जिसको क्रायोजेनिक जो है ऊपरी चरण में शामिल है। क्रायोजेनिक के बारे में बता देता हूं। क्रायो शब्द का मतलब ही होता है मिनिमम टेम्परेचर। इसके अंदर जब टेम्परेचर को कम किया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे पास लिक्विड हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और ऑक्सीजन गैस भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। -253 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर
हाइड्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ बात करें चाहे यहां पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभ क्या क्या हैं, सबसे पहला बेनिफिट हम देखते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। ये मॉनिटरिंग करता है फॉरेस्ट की, मैपिंग करता है वाटर रिसोर्सेज का, असाइनिंग करता है एग्रीकल्चरल लैंड को, मॉनिटरिंग करता है मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज को। ये साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम आता है, फ्लड कहाँ है, साइक्लोन्स है, ड्रॉट्स है, और साथ ही साथ जो अदर नेचुरल हजार्ड्स होते हैं उनके लिए भी ये काम करता है। ये डाटा और मॉनिटरिंग का काम करता है, फोरकास्टिंग का काम करता है। क्या इससे इकोनॉमिक ग्रोथ है? जी हाँ, बिल्कुल। ये स्पेस सेक्टर प्रमोट करता है, जैसे उसके नए नए इनोवेशंस हैं, नई टेक्नोलॉजीज हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है, ये करता है। साथ ही साथ ये भारत की एक वैश्विक पहचान बनाने का काम किया है, यानी भारत आज अंतरिक्ष शक्ति में एक मजबूत देशों में से एक है। इन उपलब्धियों ने वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकियों में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। इसके साथ बात करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की वैसे तो अनेकों चीजें हैं हमारे पास, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कशन करता हूं। जैसे अग्नि मिसाइल है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक फैमिली से बिलोंग करती है। डेमोन्स्ट्रेट इंडिया एक्सपर्टीज है कि इसके अंदर रॉकेट हमारे पास प्रोपल्शन अच्छा है, गाइडेंस सिस्टम अच्छा है, और इसके अंदर री एंट्री टेक्नोलॉजी है, जाएगी और वापस आएगी। इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी श्रृंखला की। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की एक श्रृंखला है, मुख्य रूप से युद्ध क्षेत्र और सामरिक उपयोग के लिए यह विकसित की जाती है। यह मार्गदर्शन नियंत्रण प्रणालियों में भारत की क्षमता को दर्शाने का काम करती है। वहीं आकाश की अगर बात करें तो यह मीडियम रेंज सतह से यानी सरफेस टू एयर पर मार करने वाली एक मिसाइलों में से एक है। हवाई लक्ष्यों को भेदने के लिए इसका विकास किया जाता है। इसमें उन्नत रडार हैं, लक्ष्य की पहचान है, ट्रैकिंग तकनीक है, इस सबका उपयोग इसमें किया जाता है। वहीं बात करें एक मिशन है, मिशन दिव्यास्त्र। इस मिशन में अग्नि 5 मिसाइल की MIRV क्षमता को प्रदर्शन किया जाता है। MIRV क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल, यानी एक साथ ही ये कई टारगेट पर अटैक कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी का, जिसका नाम MIRV है, तकनीक ने एक ऐसी मिसाइल जो पुनः प्रवेश वाहनों को अलग अलग लक्ष्यों तक की ओर निर्देशित कर सकती है, वहां तक पहुंचा सकती है। इसके साथ बात करते हैं ब्रह्मोस की, जो कि भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको भारत और रूस के संयुक्त विकास कार्यक्रम के थ्रू बनाया गया। यह उन्नत मिसाइल तकनीकी का सफल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी एक उदाहरण मानी जाती है। इसी के साथ साथ इनमें उपयोग होने वाले कुछ इंजन आते हैं, जिसमें से हम बात करेंगे रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन की। भारत ने जो उन्नत एयर ब्रीदिंग प्रणोदन तकनीकों के अनुसंधान पर काम कर रहा है। यानी अब हम बात कर रहे हैं कि क्यों, देखो, ऑक्सीजन की जरूरत होती है किसी भी फ्यूल को बर्न होने के लिए, तो ये टेक्नोलॉजी की यूज की जा रही है कि क्यों ना अंतरिक्ष से ही जो हम ऑक्सीजन है, हमारे एटमों के अंदर जो ऑक्सीजन है, हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, वहीं से एक ऐसा इंजन बनाया जाए, वो वहीं से ऑक्सीजन ले। इन तकनीकों में भविष्य की उच्च गति वाली एरोस्पेस और मिसाइल जो प्रणालियां हैं, उनमें उपयोग की क्षमता है। साथ ही साथ बात करते हैं विमान प्रौद्योगिकी। ये भी मिसाइल प्रौद्योगिकी अभी जानना। अब बात करते हैं विमान प्रौद्योगिकी। जैसे नाम सुना होगा तेजस, सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको डिजाइन किया गया है और डेवलप किया गया है ADA, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ADA ने। इट रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट। यह स्वदेशी लड़ाकू विमान निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। इसके साथ बात करें LCH, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की बात कर सकते हैं। यह भारत का एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसको ऊंचाई वाले क्षेत्र युद्ध अभियानों सहित विभिन्न सैन्य अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका अंदर रोटरी विंग सैन्य विमानन की बढ़ाने की क्षमता है, यानी डेमोन्स्ट्रेट करता है ये इंडियाज ग्रोइंग कैपेबिलिटी रोटरी विंग मिलिट्री एविएशन। इसके साथ बात करते हैं INS विक्रांत की, यानी युद्धपोत और पनडुब्बी, यानी भारत ने स्थल, जल और वायु तीनों में अपने आप में एक बेहतरीन, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। INS विक्रांत की बात करते हैं, भारत का पहला विमान वाहक पोत।
इसको 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। यह विमान वाहक पोत डिजाइन और स्वदेशी जहाज में बनाने की क्षमता को दर्शाने का काम करता है। इसके साथ बात करते हैं विशाखापट्टनम क्लास, जो डिस्ट्रॉयर है, यानी आधुनिक स्टील्थ जो डिस्ट्रॉयर जो अटैक करने वाले होते हैं, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत हैं। इनको डिजाइन किया गया है मल्टी रोल और मल्टी थ्रेट नेवल ऑपरेशंस के लिए। यह स्वदेशी नौसैनिक इंजीनियरिंग क्षमता की प्रगति को दर्शाने का काम करते हैं। भारत में चला था एक प्रोजेक्ट 75, जिसके अंदर डीजल सबमरीन हम लोगों ने बनाई थी। कलवरी क्लास, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर, आईएनएस वागशीर, ये टोटल 6 सबमरीन हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के थ्रू बनाई थी, जिसमें डीजल सबमरीन इनको कहा जाता है। इसके साथ अगर बात करें यहां पर अरिहंत क्लास सबमरीन, भारत के पास, हमारे पास एक ऐसी सबमरीन भी है जो परमाणु पनडुब्बियों में से एक है, यानी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइलों को कैरी कर सकती है जो परमाणु हथियारों से लिप्त हो। यानी यहां पर यह परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। यह भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका विकास परमाणु प्रणोदन, पनडुब्बी डिजाइन और उन्नत इंजीनियरिंग में भारत की क्षमता को दर्शाने का है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भारत उपलब्धियां कर रहा है तो वो उपलब्धियां आपके हिस्से भी आनी चाहिए, और उसी हिस्सेदारी में बीपीएससी स्टडी आईक्यू आप लोगों के साथ खड़ा है। हमारा ये नंबर है, इस नंबर से आप कनेक्ट करके अपने हिस्सेदारी को, इस देश की उपलब्धि की हिस्सेदारी को, या इस देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी को आप बता सकते हैं ASL लाइव कोड यूज करके। चाहे वो हिंदी इंग्लिश मीडियम बैच हो, हिंदी मीडियम बैच हो, मेंस आंसर राइटिंग हो, 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट कोर्स हो, सारथी हो या निर्णायक हो, आप भी अपने देश के उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो बिहार सुधरेगा, आप जब जानेंगे तो बिहार के बच्चे बच्चे के अंदर बदलाव आएगा, और जब बदलाव आना स्टार्ट हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि विकास होने लगा है। चलिए अब वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। मॉडर्न इंडिया बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में हम लोगों ने क्या किया है। हम लोग अगर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो आज हम लोग, इंडिया ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक तेजी से विकास अपना किया है। भारतीय वैज्ञानिक जीन एडिटिंग जैसी उन्नत तकनीकियों में महत्वपूर्ण प्रगति इंडिया कर रहा है। चाहे बात हो रोगों के उपचार में जीन एडिटिंग के लिए, चाहे बात हो बच्चा रोगों के उपचार में, जेनेटिक डिसऑर्डर में, ड्रग्स डेवलपमेंट के अंदर, या फिर मेडिकल रिसर्च के अंदर। इसमें साथ साथ मैंने एक बात थोड़ी देर पहले भी कहा था, भारत जो है एक ग्लोबल वैक्सीनेशन हब के रूप में उभरा है। भारत दुनिया के प्रमुख वैक्सीनेशन उत्पादक देशों में से एक है। भारत घरेलू जरूरतों के साथ साथ कई विकासशील देशों की भी किफायती वैक्सीन उपलब्ध करा करके उनकी जरूरतें पूरी करता है। भारत के वैक्सीन उद्योग ने वैश्विक टीकाकरण अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैंने जिसका नाम लिया था मैत्री, उसमें एक वैक्सीन आता है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन का विकास भारत बायोटेक के द्वारा किया गया था। कोवैक्सीन कोविड-19 के विरुद्ध विकसित महत्वपूर्ण भारत का वैक्सीन है। इसने भारत की स्वदेशी वैक्सीन विकास क्षमता को प्रदर्शित किया। भारत जो बायोटेक कंपनी है हमारी, उन्होंने इसको विकसित किया। इसके साथ साथ ओमिक्रॉन बूस्टर mRNA वैक्सीन, आप लोगों ने सुना था कि कोविशील्ड कोवैक्सीन के साथ यह कहा जाता था कि mRNA वैक्सीन आ गया, यानी भारत ने पहला ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए अल्फा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, है ना, ओमिक्रॉन स्पेसिफिक बूस्टर mRNA वैक्सीन विकसित किया। यह mRNA वैक्सीन तकनीकी और नए वायरल वेरिएंट के विरुद्ध भारत की वैज्ञानिक क्षमता को दर्शाने का काम करता है। इसके साथ साथ बात करें स्वदेशी क्वाड्रीवैलेंट HPV वैक्सीन, जो HPV जो सर्विकल कैंसर है, लगभग 1.5 लाख महिलाओं को सर्विकल कैंसर होता है, गर्भाशय का कैंसर कहा जाता है इसको, जिसमें से 75,000 महिलाओं की डेथ हो जाती है। इंडिया डेवलप्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जिसका एम है
प्रिवेंटिंग एचपीवी इंफेक्शंस एसोसिएट विद सर्वाइकल कैंसर। इसके साथ साथ बात करें, यह महिला स्वास्थ्य और निवारक स्वास्थ्य सेवा के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं ज़ाइकोवी डी। भारत ने विकसित डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन है। ये जो जाइडस लाइफ साइंस द्वारा इसको विकसित किया गया है, या जेडस भी आप लोग कह सकते हैं। भारत की डीएनए वैक्सीन में एक तकनीकी की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उसके बाद अगर बात करें न्यूमोसिल, न्यूमोसिल भारत की पहली निमोनोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है, जिसको पीसीवी कहा जाता है। इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। निमोनोकोकल बैक्टीरिया में होने वाली बीमारियों की सुरक्षा प्रदान करने में यह मदद करती है। इसके साथ बात करते हैं हीमोफीलिया ए के लिए जीन थेरेपी की। हीमोफीलिया कौन सा डिजीज है? जब किसी को हीमोफीलिया हो जाता है, वैसे ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन जिसको हीमोफीलिया हो जाता है, समझ लीजिए उस इंसान के अंदर क्या हो जाता है? ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाता है। भारत में हीमोफीलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी क्लिनिकल ट्रायल किया गया है। जीन थेरेपी का उद्देश्य अनुवांशिक विकारों, मैंने कहा कि यह जेनेटिक डिसऑर्डर है, यह उन्नति चिकित्सीय जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इसके साथ साथ अगर बात करें इंडिया के अंदर बचा, यहां पर नई ब्लड बैग टेक्नोलॉजी, यानी भारत ने नई रक्त बैग तकनीकी का जो है विकसित किया है, जिसका उद्देश्य संग्रहित जो स्टोर किया जाता है उससे होने वाले, यानी जो स्टोर ब्लड है उसके अंदर नुकसान ना हो, इसके लिए इसको यूज किया है। इससे रक्त के भंडारण के साथ साथ जो ट्रांसफ्यूजन की जो गुणवत्ता है, यानी जो इंप्रूव क्वालिटी एंड सेफ्टी ब्लड स्टोरेज एंड ट्रांसफ्यूजन। इसके साथ साथ हम लोगों ने कोविड के समय एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम है इंसाकोव, इंडियन सार्स-कोव-2 जीनोमिक कंसोर्टियम। इसको हम लोगों ने चलाया। इसका उद्देश्य था सार्स-कोव-2 के जीनोमिक की निगरानी करना। लगभग भारत में 35 से ज्यादा लेबोरेटरी हम लोगों ने इसमें खोली थी अलग अलग स्थान के ऊपर, क्योंकि जहां भी जीन का जो कोविड का अलग वेरिएंट दिखने को मिल रहा था उसी की स्टडी के लिए, यानी यहां पर इसमें प्रयोगशालाओं की निगरानी का एक नेटवर्क बनाया गया था। वायरस के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग देखना, आइडेंटिफाई करना, न्यू वेरिएंट्स को मॉनिटरिंग, चेंज इन द वायरस और सपोर्टिंग पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स। इसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट जो अभी हम लोगों ने खत्म किया है जिसका नाम है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जिसको 3 जनवरी 2020 में हम लोगों ने शुरुआत किया था, और इस परियोजना के तहत 10,000 भारतीयों के जीनोम की सीक्वेंसिंग पूरी की गई है। इसका जीनोमिक डाटा इंडिया बायोलॉजिकल डाटा सेंटर IBDC फरीदाबाद में सुरक्षित रखा गया है। भविष्य में इससे क्या क्या सहायता मिल सकती है? लोगों के जीनोम की पढ़ने के लिए, प्रिसीजन मेडिसिन बनाने के लिए, जेनेटिक डिजीज बनाने के लिए, ड्रग्स डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ एक है हमारे पास अद्विका, जो चना की किस्म है, ये भी इस तरह की हमारे पास उपलब्धियां हैं। सूखा और सहिष्णु और अधिक उपज देने वाले चने के बारे में यहां पर ये किस्म है बचा। साथ ही साथ जैव प्रौद्योगिकी कृषि अनुसंधान के माध्यम से जलवायु सहिष्णु कृषि को बढ़ावा देने का एक उदाहरण है। ऐसी किस्म जो होती है वो जल की कमी, सूखे की स्थिति में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करती है। इसके साथ अब बात करेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और IT के क्षेत्र में हम लोगों ने क्या काम किया है। बात अगर करें भारत के IT क्षेत्र के विकास की, तो आज के डिजिटल युग में जो सूचना और प्रौद्योगिकी है, आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण आधार बन गई है। भारत का IT उद्योग में विश्व स्तर पर जो है प्रतिस्पर्धा रहा है। मतलब अगर हम ये बात करें कि भारत कहीं ना कहीं अपने आप को पूरे विश्व में जो कंपटीशन है उसमें अग्रणी रखता है। भारत का विशेष रूप से जो एक्सपर्टीज है हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, IT सर्विसेज के अंदर, डिजिटल सॉल्यूशंस के अंदर और टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज के अंदर, यहां हमारी रही है। भारत ने अर्थव्यवस्था और वैश्विक डिजिटल परिवर्तन में भी अपना योगदान भारत देता है। इंडिया स्टेक की बात करें तो भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको DPI कहते हैं, प्रमुख डिजिटल घटकों समूहों के रूप में समझा जाता है। यह बड़े पैमानों पर डिजिटल पहचान, भुगतान और वित्तीय सेवाओं के साथ साथ डाटा को समझने या डाटा को साझा करने की सुविधा को सक्षम बनाता है। इसके प्रमुख घटक हैं जो हमारे पास अलग अलग, जैसे आधार से पे करना,
ऐसे बहुत सारे इसके घटक हैं। इसके साथ बात करें आधार। आधार मतलब हमारी एक पहचान। आधार यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी, एक ऐसा सिस्टम जो इंडिया के जितने भी निवासी हैं उनके लिए है। यह पहचान सत्यापन और विभिन्न सेवाओं में इसकी पहुंच में सहायता करता है। इसमें सरकारी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, डिजिटल सेवाएं और साथ ही साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण आधार इसको माना गया है। आप लोगों ने सुना है जनधन आधार योजना या जनधन योजना के बारे में, जिसमें बैंकिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन की बातें की जाती है। प्रधानमंत्री जनधन आधार योजना एक प्रमुख वित्तीय समावेशन की पहल है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है जो पहले औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से बाहर थे। इसके साथ बात करते हैं मोबाइल की कनेक्टिविटी। मोबाइल की कनेक्टिविटी की बात करें बच्चा, तो भारत अब मोबाइल के और इंटरनेट की कनेक्टिविटी में अपने आप को डिजिटल परिवर्तन में गति देने का काम कर रहा है। मोबाइल कनेक्टिविटी के माध्यम से लोग उपयोग कर सकते हैं अलग अलग, चाहे वो डिजिटल पेमेंट करना हो, जो ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज हो, बैंकिंग सर्विसेज हो, डिजिटल एजुकेशन हो। देखो आप अभी भी मेरे को मोबाइल के थ्रू ही पढ़ रहे हैं, तो इस तरह की उपलब्धियां। इसके साथ साथ यूपीआई, भारत की व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली, आज आप बड़े से बड़े और छोटे से छोटे दुकान वाले के पास यूपीआई देखते हैं। इसके माध्यम से विभिन्न बैंकों खातों के बीच तत्काल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान किया जा सकता है। यानी इससे क्या बेनिफिट हुआ है? ट्रांजेक्शन फास्ट हो गए, ट्रांजेक्शंस, कन्वीनियंट पेमेंट्स हो गया बच्चा, इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन बैंक रिड्यूस, डिफेंस ऑन कैश। इसके साथ साथ बात करते हैं अकाउंट एग्रीगेटर। अकाउंट एग्रीगेटर एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी सहमति से अपना वित्तीय डाटा सुरक्षित रूप से अधिकृत संस्थाओं के साथ साझा कर सकता है। इससे क्या होता है कि उस इंसान को लोन एप्लीकेशंस, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फाइनेंशियल सर्विस, आजकल देखते हैं ना कि बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जब इंसान का काम जो है वो आधा कर देती हैं या इजी कर देती हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं बच्चा यहां पर क्या इसका इंपॉर्टेंस है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंस देखते हैं कि हमारे पास इंडियाज डीपीआई हैज हेल्प इन फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सपेंशन, मतलब डिजिटल पब्लिक हेल्थ आने से आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है हम इस पर इजी हो पाए, लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो पाए। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी एनर्जी के बारे में जिसमें भारत अपना, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा में आजकल एक वो चलता है कि रूफटॉप सोलर प्रोग्राम ज्यादा चल रहा है, बड़े पैमाने में सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा में भारत को सहायता मिलती है नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ाने में, और साथ ही साथ जो हमारे पास डिपेंडेंसी है अभी फोसिल फ्यूल्स में, वो डिपेंडेंसी कम हो जाती है। मूव टुवर्ड्स अ क्लीनिंग एनर्जी मिक्स। इसके साथ बात करते हैं पवन ऊर्जा। भारत के अंदर जितना अच्छा सोलर एनर्जी है उतना ही अच्छा विंड एनर्जी भी है। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में से प्रमुख देश है। देश भर में विंड फार्म एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में कार्य कर रहे हैं। पवन ऊर्जा भारत के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लेकर के आता है। इसके बाद रिड्यूस करता है हमारी फोसिल जो फ्यूल्स की डिपेंडेंसी को, और इंक्रीज करता है क्लीन एनर्जी जनरेशन को या क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को। इसके साथ बात करते हैं बायो एनर्जी, कंडक्टिंग रिसर्च ऑन प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट और बायोमास। वहीं कृषि अवशेषों को उपयोगी ऊर्जा और परिवहन ईंधन में बदला जा सकता है। जैव ऊर्जा पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के लिए एक टिकाऊ विकल्प के रूप में कार्य कर रही है। इससे कृषि अपशिष्ट के बेहतर उपयोग में भी सहायता मिलती है। फिर वहीं अगर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी में भी हम पीछे नहीं है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत ने परमाणु क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण हिस्सों में अपनी आत्मनिर्भरता हासिल की है। वहीं बात करें परमाणु ऊर्जा, भारत की ऊर्जा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। हम बात करते हैं 1956 में बने अप्सरा रिएक्टर के बारे में। यह भारत का पहला रिएक्टर था जिसको 1956 में चालू किया गया। भारत की क्षमताओं को दर्शाया गया। भारत रिएक्टर डिजाइन कि हम खुद से परमाणु रिएक्टर का डिजाइन कर सकते हैं, रिएक्टर निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान, इसमें स्वदेशी डिजाइन और जो निर्माण क्षमता का प्रदर्शन हुआ, जबकि इसका ईंधन यूनाइटेड किंगडम ने उपलब्ध कराया था।
फिर सिरस की बात करते हैं जो 1960 के अंदर होने वाला भारत का अगला परमाणु रिएक्टर था, जो 40 मेगावाट प्राकृतिक यूरेनियम और भारी जल मॉडरेटर रिएक्टर था। इसने भारत की परमाणु रिएक्टर तकनीक की विशेषज्ञता को मजबूत किया। यह भारत की परमाणु क्षमता के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण था। इसके बाद बात करते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। भारत ने दाबित भारी जल रिएक्टरों के डिजाइन और उनके निर्माण में भी महत्वपूर्ण विशेषज्ञता यानी हमारी स्पेशलिटी हम लोगों ने हासिल की है। पीएसडब्ल्यूआर भारत के ऊर्जा कार्यक्रम में मुख्य आधारशिला के रूप में है। काकरापार आप लोगों ने नाम सुना होगा, एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यूनिट 3 भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट का पीएचडब्ल्यूआर है। भारत की स्वदेशी परमाणु ऊर्जा तकनीक में प्रगति को दर्शाने का यह काम करता है। और अभी कुछ दिन पहले एक उपलब्धि हासिल की थी हम लोगों ने, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। क्या है यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? तकनीकी विकास में कलपक्कम में यह काम, कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर इसको हम लोगों ने डिजाइन किया। एफबीआर भारत की दीर्घकालीन परमाणु ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे भारत अपने परमाणु ईंधन संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग कर सकता है। यह उन्नत परमाणु रिएक्टर तकनीक के क्षेत्र में भारत की क्षमता को दर्शाने का काम करते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि यह दिखाता है एनर्जी इंडिपेंडेंसी को। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत की आयातित यूरेनियम पर निर्भरता को कम करता है। जो हम यूरेनियम खरीदते थे, बाहर से लेकर आते थे, उसको कम करता है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है। ईंधन का कुशल उपयोग, एफबीआर उपलब्ध परमाणु ईंधन से अधिक ऊर्जा का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं। इनका उद्देश्य परमाणु ईंधन संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग करना है। इसके साथ साथ हमारे पास जो रिड्यूस करता है ये न्यूक्लियर वेस्ट को। एफबीआर परमाणु ईंधन के पुनर्चक्रण पुनर्उपयोग के माध्यम से लंबे समय तक रहने वाले परमाणु अपशिष्ट को कम करने में सहायता करता है। वहीं अगर बात करें ये अन्य रिएक्टरों से प्राप्त ईंधन के उपयोग में भी अपना योगदान दे सकता है। तकनीकी विकास की बात करें तो एफबीआर तकनीकी का विकास भारत की उन्नत परमाणु विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षमता को मजबूत करना है। इसके साथ साथ बात करें विचार, यह भारत की उन्नत और टिकाऊ परमाणु ऊर्जा तंत्र के विकास करने में दीर्घकालीन लक्ष्यों में भी योगदान देता है। इसके बाद बात करते हैं कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आज कुछ उभरती हुई तकनीकियों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल बहुत सारी ऐसी तकनीकियां हैं जो उभर रही हैं। उनमें से सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ऐसा नहीं है कि हम एआई के बारे में काम नहीं कर रहे। इंडिया इज डेवलपिंग रैपिडली इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर एआई का यूज चाहे हेल्थ केयर में हो, एग्रीकल्चर में हो, एजुकेशन में हो, गवर्नेंस में हो, फाइनेंशियल सर्विस में हो। सरकारी पहलों का उद्देश्य एआई अनुसंधान, विकास और उपयोग को बढ़ावा देना है। वहीं बात करें नेशनल मिशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई के विकास को बढ़ावा देने वाली पहली या ये पहल जो है वो भारत के रूप में एक उल्लेखित इसमें किया गया है। फिर बात करें मशीन लर्निंग की तो मशीन लर्निंग एआई की एक शाखा है जो कंप्यूटर सिस्टम डेटा को सीखने में सहायता करती है और प्रदर्शन में सुधार करती है। इसके अंदर इंडियन कंपनीज और बैंक जो है वो इस पर ज्यादा काम कर रहे हैं, जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन का काम कर रहे हैं, फ्रॉड डिटेक्शन का काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के साथ साथ रिस्क एनालिसिस का। साथ ही साथ एमएल जो है मशीन लर्निंग संगठनों को डेटा आधारित निर्णय लेने में भी सहायता करती है। वहीं आप लोगों ने आईओटी का नाम सुना होगा, आजकल सब कुछ कंप्यूटर से जुड़ गया। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो भौतिक उपकरणों और सेंसरों को सब इंटरनेट से जोड़ देती है ताकि डाटा एकत्र रहे, मतलब डाटा कलेक्ट हो और डाटा का जो एक्सचेंज इजी हो जाए और जिसको जो है विश्लेषित किया जा सके। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत आईओटी सहित डिजिटल तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो जो है वेस्ट मैनेजमेंट हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनर्जी मैनेजमेंट हो। आईओटी जो है वो शहरी सेवाओं की दक्षता को बढ़ाने में सहायता करती है। चाहे फिर उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो डिजिटल लेजर बनाने की टेक्नोलॉजी है, सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है ये। It provides a secure and transparent method of recording transactions. इससे अगर पेमेंट ट्रांसफर की जाती है तो उसका रिकॉर्ड हटाया नहीं जा सकता। भारत में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग फिनटेक के क्षेत्रों में तलाशा जा रहा है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं?
जो सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स और न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनके अंदर। उसके बाद बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। ये एक बड़ा मिशन है हमारा। क्वांटम कंप्यूटिंग यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके सूचना को प्रोसेस करता है। भारत में रिसर्च क्वांटम कंप्यूटिंग इज बीइंग अंडरटेकन किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट सच एज आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु ने इस पर बहुत ज्यादा काम किया है। किस किस एरिया के अंदर काम किया जाएगा? क्रिप्टोग्राफी, ड्रग डिस्कवरी, कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन और साइंटिफिक रिसर्च में काम किया जाएगा। वहीं आज भारत में रोबोटिक्स का बहुत बड़ा रोल बढ़ रहा है। रोबोटिक्स हर क्षेत्र में आ रहा है। भारतीय कंपनी और अनुसंधान संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में रोबोट को विकसित कर रही हैं, चाहे वो जो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो, अपने आप जो प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है जितनी भी, हेल्थ केयर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो, सर्विस इंडस्ट्रीज हो। इसके साथ साथ 3D प्रिंटिंग, एक बड़ा रोल है 3D प्रिंटिंग का। भारत ने 3D प्रिंटिंग में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इसको भी कहा जाता है और भारत इसके उपयोग में आगे बढ़ रहा है। इसमें डिजिटल डिजाइन के आधार पर वस्तु की परत दर परत तैयार की जाती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, प्रोटोटाइपिंग हो। इसकी सामग्री की ये बर्बादी कम कर सकता है और साथ ही साथ अनुकूलित उत्पादों का तेजी से निर्माण करना संभव होता है। ये इंफॉर्मेशन ये थी कि आप ये जाने, इस इंडिपेंडेंस डे पर ये जाने कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने क्या किया है। ठीक है, और इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करें स्टडी IQ BPSC के साथ। 9289996924 नंबर पर कॉल करके और साथ ही इस कोड को यूज करके, ताकि आप अपना योगदान दे सकें। एक कसम लें कि आपको भी अपना योगदान देना है भारत की उपलब्धि में। अगर आप हिंदी मीडियम है तो आपके लिए अभ्युदय बैच है हमारे पास, इंग्लिश मीडियम है तो आरंभ बैच है, मेंस लिखना चाह रहे हैं तो आलेखन है, प्रीलिम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 72nd BPSC का जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, अगर आप MCQ करना चाह रहे हैं केवल सारथी है, और अगर आप टेस्ट सीरीज की बात करें तो निर्णायक है। ये एक इंफॉर्मेशन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको सच में बहुत पसंद आएगी। मैंने कोशिश की है कि इस एक वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा देने की। आप इसको ईमानदारी से देखें और कमेंट जरूर करके जाइएगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।